Dear students, Assalamu alaikum. This is the last lecture of the week. जो आपका वीक नंबर 12 जो है, आई थिंक वीक नंबर 13 जो है, जो आपका चल रहा है, ये इसका लास्ट लेक्चर जो है वो आज हम जो है वो कवर करेंगे. क्विकली जो है वो रिव्यू कर लें ज़रा. तो लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था. बेसिकली हमने लेवल्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात की थी. ये डिफरेंट तरह के लेवल्स होते हैं जो कि काफ़ी एक बेसिक या फंडामेंटल फेज से स्टार्ट होते हैं. वेयर वी हैव द प्रोसेडी, वी हैव द स्पीच, जिसको फोनोलॉजी भी कहा जाता है, और उसके बाद वर्ड्स पे हम आ जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास मॉर्फोलॉजी होती है, विच आर द पार्ट्स ऑफ द वर्ड, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द वर्ड, जिसमें स्टेम्स हो सकती हैं, प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, सफिक्सेस हो सकते हैं. और उसके बाद हम सेंटेंसेस पे आ जाते हैं विच इज रिलेटेड टू द सिंटैक्स, और फिर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है इस पे हम बात करते हैं. सेंटेंस का मीनिंग जो है ये काफ़ी हद तक प्रैग्मेटिक और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेंटिक्स. और उसके बाद फिर हमारे पास एक कंप्लीट डिस्कोर्स होती है, डिस्कशन होती है, जिसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम डेवलप करना चाह रहे होते हैं. और इस सारी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए जो डोमेन नॉलेज है या जो वर्ड नॉलेज है जिसको हम रेफर कर सकते हैं, इसका भी हमारे पास होना जो है वो ज़रूरी होता है. और इसका अवेलेबल होना वर्ड नॉलेज का, दैट इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज. ओके जी, ये तो थोड़ा सा रिव्यू था उस डिस्कशन का जो कि हमने लास्ट टाइम परफॉर्म की थी. आज हम ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि NLP जो है इसकी थ्योरी जो है इसको शायद उस डेप्थ के अंदर कवर करना इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर पॉसिबल नहीं है. जो इसकी एक तरह से रिक्वायरमेंट है, डिमांड है. नॉर्मली ये 1 या 2 कोर्सेज के अंदर इसको कवर किया जाता है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, इसके पूरे टॉपिक्स को. समटाइम टेक्स्ट एनालिसिस को एक सेपरेट कोर्स के तौर पे कवर किया जाता है. स्पीच रिकग्निशन जो है इसको सेपरेट कोर्स के तौर पे कवर किया जाता है. तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है जो कि कॉन्क्रीट लेवल की रिक्वायर्ड तो होती है अक्सर, वो तो हम शायद परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये जो 2 वीक्स हमने रिजर्व किए हुए हैं इस डोमेन के लिए, तो हम कुछ इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो NLP के जो है इनको एक्सप्लोर कर सकें. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैंने इसको रीअरेंज किया है टॉपिक्स को, और अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं इनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो शिफ्ट होने जा रहे हैं. वी आर फॉर द टाइम बीइंग इग्नोरिंग द फंडामेंटल और कंसेप्चुअल फेजेस ऑफ द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. तो अभी हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज द बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग. जब भी हमने कोई स्पीच के रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर्स की चेकिंग की एक्टिविटी हो सकती है, एक तरह से हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की या इस तरह की अदर एक्टिविटीज जो है इनको परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने से पहले वी हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग या प्री प्रोसेसिंग भी आप इसको समझ सकते हैं. वो हमें कुछ हद तक जो है वो रिक्वायर्ड होती है या परफॉर्म करनी पड़ती है. तो ये जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है, बेसिक प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती हैं, ये बहुत सारी जो एप्लीकेशन एरियाज हैं उनके लिए ज़रूरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं. तो अभी इनिशियली जो है वो हम इन्हीं बेसिक फंडामेंटल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो हैं इनके ऊपर बात करेंगे. यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जितनी भी आप एक्टिविटीज बेसिक या फंडामेंटल एक्टिविटीज यहाँ पे देखेंगे, इनके पीछे एक पूरी थ्योरी एग्जिस्ट करती है. इनके पीछे बड़े पावरफुल टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. तो हम जस्ट इसके एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम इन एक्टिविटीज को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. तो अभी हम NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं.
बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपके पास रॉ टेक्स्ट अवेलेबल है। रॉ टेक्स्ट जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपके पास अवेलेबल हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बुक्स हो सकती है, या कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं, या कोई नॉवल हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है। और आपने उस टेक्स्ट के लिए बेसिक प्रोसेसिंग जो है इसको परफॉर्म करना है। बेसिक या फंडामेंटल प्रोसेसिंग जो है इसको आपने परफॉर्म करना है। बेसिक प्रोसेसिंग के अंदर जो सबसे पहली एक्टिविटी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको नॉर्मली हम सेगमेंटेशन के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं, या इसके लिए एक और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली टर्म है जिसको टोकनाइजेशन कहा जाता है। तो जब भी हमारे पास बड़ी बल्क में टेक्स्ट अवेलेबल होता है, रॉ टेक्स्ट अवेलेबल होता है, तो सबसे पहली टास्क ये होती है कि हम उस टेक्स्ट को डिवाइड करें या उसको सेगमेंट करें इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्शंस। नॉर्मली हमारे पास दो कॉमनली एग्जिस्ट करने वाले पोर्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एक जिसको हम वर्ड टोकनाइजेशन कहते हैं। वर्ड टोकनाइजेशन का मतलब ये है कि आप उस टेक्स्ट में से वर्ड्स को सेपरेट कर दें। It is also known as word segmentation is a problem of dividing a string of written language into its component words. तो जितने भी आपके पास टेक्स्ट है, लाइन्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, उन सब को आप डिवाइड कर दें डिफरेंट वर्ड्स के अंदर जो है वो आप उसको डिवाइड कर दें। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी which we can perform pre-processing activity on the text। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, और उसमें से हमने वर्ड्स को सेपरेट कर लिया। इसको हम वर्ड टोकनाइजेशन भी कहते हैं, समटाइम इसको हम वर्ड सेगमेंटेशन भी कहते हैं। वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वर्ड्स को सेपरेट करना जरा रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स के दरमियान स्पेस होती है। तो स्पेस कुड बी ए वेरी गुड मार्कर जिसको यूज करके हम वर्ड्स जो है उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी अदर लैंग्वेजेस की, तो वहां पे समटाइम वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें उर्दू लैंग्वेज की, तो उर्दू लैंग्वेज में भी हम समटाइम 2 या 3 वर्ड्स को मिला के लिख देते हैं। लेकिन अगर आप चाइनीज लैंग्वेज की बात करें या जैपनीज लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे सिरे से स्पेस ही नहीं होती। तो वहां पे जो वर्ड टोकनाइजेशन है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करना जरा रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस प्रोसेस को परफॉर्म करना बिकॉज ऑफ द स्पेस वी हैव बिटवीन द वर्ड्स, ये जो वर्ड टोकनाइजेशन है इसकी एक्टिविटी जो है या इसका प्रोसेस जो है जरा रिलेटिवली आसान होता है। तो जो टेक्स्ट है आपके पास रॉ टेक्स्ट है, तो एक तो आप उसकी सेगमेंटेशन में ये कर सकते हैं कि उसके वर्ड्स आप सेपरेट कर सकते हैं। जितने भी अवेलेबल वर्ड्स हैं आप उनको अलहदा कर सकते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। दूसरी सेगमेंटेशन जो नॉर्मली हम कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट इज सिंटेंस टोकनाइजेशन, आल्सो कॉल्ड सिंटेंस सेगमेंटेशन, is the problem of dividing a string of written language into its component sentences। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने उसके सेंटेंसेस को सेगमेंट कर देना है। तो उसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सबको आपने अलग-अलग कर देना है, या उसकी आपने सेगमेंटेशन जो है या टोकनाइजेशन जो है इसको परफॉर्म करना है। तो सेगमेंटेशन इज ए टास्क जहां पे हमारे पास रॉ टेक्स्ट अवेलेबल होता है और उस रॉ टेक्स्ट को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू वर्ड्स और सेंटेंसेस। इस प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन के तौर पे भी रेफर कर रहे होते हैं। सेंटेंसेस में भी आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अक्सर जो सेंटेंसेस एंड हो रहे होते हैं, तो ये जो पीरियड साइन होता है जिसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है, इसके साथ जो है वो एंड हो रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसको लेके हम सेंटेंसेस जो है उनको एंड कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो डॉट का साइन है ये सिर्फ सेंटेंसेस के एंड में नहीं आता, बल्कि कुछ वर्ड्स या टर्म्स के एंड में भी आ रहा होता है। जैसे हम अगर किसी के नाम से पहले मिस्टर या डॉक्टर लिख रहे हैं तो उसके आगे भी हम सेंटेंस यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम ETC लिख रहे हैं या कोई और इस तरह की
टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो पॉसिबली उसके आगे भी हम डॉट यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन्स, अदरवाइज हम इजीली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सेंटेंसेस के अंदर जो है वो टोकनाइज कर सकते हैं। तो आफ्टर यू हैव परफॉर्म द सेगमेंटेशन, तो जो अगली पॉसिबल टास्क आपके सामने हो सकती है दैट इज स्टॉप वर्ड रिमूवल। स्टॉप वर्ड जो है ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, दे आर बेसिकली नॉइज। इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इज, एम, और, दिस, ए, एन, ये आर्टिकल है, दी, ये सारे जो है ये एक्चुअली स्टॉप वर्ड्स हैं। और स्टॉप वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस या जो आपका डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है इसमें ये नॉइज के तौर पे कंसिडर होते हैं, या एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब को वो नॉइज के तौर पे जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक तरह से हमारा ये टास्क होती है कि हम इनको अपने रॉ टेक्स्ट में से किसी तरीके से रिमूव कर दें। तो इस एक्टिविटी को या इस प्रोसेसिंग एक्टिविटी को हम स्टॉप वर्ड रिमूवल जो है इसके तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं। जब आप स्टॉप वर्ड्स जो है इनको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट, तो सम टाइम स्पेशली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जो एप्लीकेशंस हैं इनके अंदर आपको केस फोल्डिंग भी करनी पड़ती है। केस फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि सारे रॉ टेक्स्ट को एक ही केस में आप ले आएं, और मोस्टली ये केस जो है वो स्मॉल होता है, और जितने भी कैपिटल में लिखे वर्ड्स हैं उन सबको भी आप स्मॉल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो इस प्रोसेस को हम केस फोल्डिंग जो है वो कह रहे होते हैं, जहां पे आप जितने भी कैपिटलाइज्ड वर्ड्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स जो हैं इनके अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके जी, इसके अलावा आप दो और एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं जिसको हम स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन कहते हैं। स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन जो है इसके ऊपर इस लेक्चर के एंड के ऊपर जो है वो जाके थोड़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे स्टेमिंग क्या होती है और लेमेटाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना गौर कर लें कि जो इन्फ्लिक्टेड फॉर्म्स होती हैं वर्ड्स की उनको रिमूव कर दिया जाता है और उनको उनकी ओरिजिनल या रूट फॉर्म में लाया जाता है बाय यूजिंग दीज टू टेक्निक्स, जिसको हम स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आप इन सम एप्लीकेशन स्पेशली यहाँ पे आपने सिंटैक्स को प्रोसेस करना होता है, सिंटैक्स को एनालाइज करना होता है, तो वहां पे आपको फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करनी पड़ती है। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का मतलब ये है कि आप सेंटेंस के अंदर बताएं मुझे कि इसमें नाउन कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो आप उन सब को सेपरेट कर दें, उसको आइसोलेट कर दें, इस सब को आप अलग-अलग कर दें। तो इस प्रोसेस को हम POS या पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कहते हैं। सम टाइम्स एप्लीकेशंस के अंदर, कुछ NLP एप्लीकेशंस के अंदर हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है प्री प्रोसेसिंग फेज के ऊपर कि हम वर्ड्स जो हैं उनको सेपरेट करें और फिर उनमें स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करके उसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग जो है ये भी हमें बाज़ दफा जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। Anyhow, these are some pre-processing activities which we have to perform before like performing some kind of reasonable task by using the NLP. आपको ये बेसिक या फंडामेंटल एक्टिविटीज जो हैं ये परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अभी हम इन्हीं एक्टिविटीज को कोशिश करते हैं कि बाय यूजिंग पाइथन जो है ये हम इनको परफॉर्म करें। इसके लिए हमें किसी मॉड्यूल की जरूरत होगी जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं उनको प्रोसेस कर सके। तो एज फार एज द मॉड्यूल इज कंसिडर्ड, तो हमारे पास पाइथन में रिटन एक मॉड्यूल अवेलेबल होता है जो कि प्रोबेबली 20-25 साल ओल्ड मॉड्यूल है, जिसको NLTK कहा जाता है, और ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट NLP प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, जिसके पीछे बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी जो है वो अवेलेबल है, और इसके अंदर बहुत ही पावरफुल किस्म के लेक्सिकॉन्स, एल्गोरिथम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस मॉड्यूल के अंदर, जो कि आप
नेचुरल लैंग्वेज, स्पेशली टेक्स्ट को जहाँ पे आपने प्रोसेस करना होता है तो उसमें आप इस मॉड्यूल जो है इसको यूज कर सकते हैं। स्पाइडर के अंदर ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अगर आप किसी और एडिटर को यूज कर रहे हैं तो फिर ये मॉड्यूल इंस्टॉलेशन की ये आप कमांड जो है वो cmd कमांड लाइन के ऊपर जाके इसको यूज कर सकते हैं। आप एक इंस्टॉल nlt के साथ जो है वो आप इस मॉड्यूल जो है इसको डाउनलोड करके जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मॉड्यूल जो है वो बेसिक और फंडामेंटल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म करने के लिए काफी हद तक एक यूजफुल मॉड्यूल है और काफी हद तक एक पावरफुल मॉड्यूल है। अभी हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी एप्लीकेशंस जो हैं इसकी कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट्स से सम इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट NLT के ये फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इसको इंपोर्ट कर लें NLT के को। बाकी लाइब्रेरीज अभी बेशक से आप ना भी इंपोर्ट करें तो बाद में भी आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जरा इनको देख लीजिएगा। ये NLT के टोकनाइज है, इसके अंदर दो क्लासेस हम यूज करेंगे, सेंट टोकनाइज्ड, दिस इज द सिंटेंस टोकनाइज्ड एंड वर्ड टोकनाइज्ड। तो आप समझ गए होंगे कि सेगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपने टेक्स्ट को सेंटेंसेस में डिवाइड करना है तो यू कैन यूज द क्लास सेंट टोकनाइज फॉर सेंटेंस टोकनाइजेशन, और वर्ड टोकनाइज के लिए आप ये जो वर्ड टोकनाइज वाली क्लास है इसको यूज कर सकते हैं। एक आपको सेंटेंसेस में सेगमेंट कर देगी और दूसरी जो है ये आपके डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को जो है इसको वर्ड्स के अंदर जो है वो टोकनाइज कर देगी। ये कुछ और भी हमने इंपोर्ट्स किए हैं अभी, वैसे ये जरूरी नहीं है आप इनको अभी ना भी करें, सिर्फ आप ये ऊपर वाली स्टेटमेंट लिख के ये जो नीचे वाला कोड अभी आएगा उसको लिखें और फिर आप अपनी एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं इसको जरा क्विकली देख भी लें। ये स्टॉप वर्ड्स की क्लास हमने इंपोर्ट की हुई है, ये रिलेटेड होगी स्टॉप वर्ड्स के साथ, और ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास है जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास कहा जाता है। ये आपके वर्ड्स का एनालिसिस कर सकती है डॉक्यूमेंट के अंदर, और डिफरेंट तरह के अदर एनालिसिस जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो परफॉर्म कर सकती है। एनी हाउ ये कुछ लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड कर ली हुई हैं, क्लासेस हमने इंक्लूड कर ली हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप NLT को इंस्टॉल कर लें तो आपने सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। NLT के डॉट डाउनलोड जो है इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। NLT के डाउनलोडर के नाम की ये विंडो जो है ये आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। इनिशियली जब NLT के इंस्टॉल होती है तो बहुत सारी यूजफुल मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं होते, तो आपको इस तरीके से ये कॉल करके डाउनलोड को आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका आसान है। बेहतर ये होगा कि आपको अगर एग्जैक्टली पैकेजेस का पता नहीं है तो आप ये ऑल पैकेजेस वाली ऑप्शन को चूज करें और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें और एक ही दफा मैक्सिमम जो है इनको इंस्टॉल कर लें। अगर आपको अंदाजा है कि आपको किन मॉड्यूल्स की जरूरत है अभी करंटली, तो आप उनको भी सिलेक्ट करके जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ हाईलाइट किए गए हैं, ये पंकेट मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा। शुरू में हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो टोकनाइज की एक्टिविटी होगी, वर्ड एंड सेंटेंस टोकनाइज की, वो इस मॉड्यूल के थ्रू हम करेंगे। तो इनिशियली ये जरूरी होगा। उसके बाद ये स्टेमर और लेमेटाइजर की एक्टिविटीज हम करेंगे। इसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होगा। वर्डनेट एक लेक्सिकॉन है, वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि ये सम टाइम 20-30 मिनट्स ले लेता है कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए, एंड यू हैव आल्सो स्पेस इन योर कंप्यूटर, तो आप ऑल पैकेजेस जो है इसको यूज करके एक ही दफा जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको जब एरर आए तो इस एरर को गौर से देखिएगा, और जिस रेलिवेंट मॉड्यूल की एरर हो तो दोबारा से ये डाउनलोड को कॉल करके आप जो है वो उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को यहाँ से सिलेक्ट करके जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीहाउ जब ये आप सारी एक्टिविटी कर लें तो नाउ इट्स ऑल सेट टू परफॉर्म द प्री प्रोसेसिंग ऑन द टेक्स्ट। तो आप फिर अपनी अगली एक्टिविटी जो है इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी अगली एक्टिविटी के लिए हम 3-4 एग्जांपल्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर हम करेंगे ये
कि हम स्ट्रिंग की फॉर्म में कुछ टेक्स्ट सेव कर लेंगे और फिर उसको सिंटेंस टोकनाइज करेंगे, मतलब उसको सेगमेंट करेंगे सिंटेंसेस के अंदर, फिर उसको वर्ड टोकनाइज करेंगे और फिर उसमें से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेंगे और एंड के ऊपर उसका एनालिसिस करेंगे। वो जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, हमने इंपोर्ट की थी, उसको यूज करके हम उसके बाद जो है एंड के ऊपर उसका कुछ टेक्स्ट एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे। ओके, लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सिंटेंस इसमें ये लाइब्रेरीज हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये मैं पहले कुछ एक्सप्लेन कर भी आया हूँ कि आपने टोकनाइज की क्लासेस हैं, उसके बाद स्टॉप वर्ड की क्लास है, उसको आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास है जो एनालिसिस के लिए आप यूज करेंगे। ये PYP प्लॉट जो है ये आप पहले यूज कर चुके हुए हैं। अब जरा यहाँ पे गौर करिएगा कि हमने एक टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग ली है और उसके अंदर ये कुछ टेक्स्ट मैंने सेव कर दिया है। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उससे कुछ टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, कुछ रैंडम सा टेक्स्ट, इतना पावरफुल नहीं है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कुछ सेंटेंसेस के साथ मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। आप इसको सिंगल कोड्स में भी सेव कर सकते हैं और आप डबल कोड्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कोड्स को यूज करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ न्यू लाइंस कैरेक्टर भी साथ सेव हो जाएंगे और सिर्फ उस पर्पस के लिए जो है वो यहाँ पे 3 टाइम इन्वर्टेड कॉमास के साथ जो है वो इस डॉक्यूमेंट या इस टेक्स्ट को जो है वो सेव किया हो गया इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। उसके बाद जरा देखिएगा, हमने सिंटेंस टोकनाइज के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसको ये टेक्स्ट पास कर दिया है और ये बेसिकली ये करेगा कि ये हमें एक लिस्ट ऑफ सिंटेंसेस रिटर्न कर देगा। तो जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिंटेंसेस हैं उन सबको अलग-अलग करके हमें एक लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो है वो रिटर्न कर देगा। आप अगर उसको प्रिंट करेंगे तो सेंटेंसेस अलग-अलग लिस्ट के एलिमेंट्स के तौर पे आपको नजर आ जाएंगे और अगर आप उसको अलग-अलग से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं हर सेंटेंस को, तो आप ये लूप यूज करके उसको अलग-अलग जो है वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट है। ये अब आप गौर करिएगा कि पहले जो हमने प्रिंट किया था उसमें हमें पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, इसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो एक सेंटेंस है और ये टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और नीचे ये लूप की आउटपुट आपको नजर आ रही है और इसमें हर एक सेंटेंस को हमने 1 बाय 1 डिस्प्ले किया है, साथ में ये स्पेस भी डाली हुई है सिंपल प्रिंट को यूज करके और सारे सेंटेंसेस जो हैं विद देयर न्यू लाइन कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो टोटल इस टेक्स्ट के अंदर 4 सेंटेंसेस हैं और वो 4 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने इस टेक्स्ट में से सेगमेंट कर दिए, अलग-अलग कर दिए। ओके जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंटेंस टोकनाइजेशन। आगे मूव करते हैं और वर्ड टोकनाइज की तरफ जाते हैं, मतलब इस टेक्स्ट में से आप कोशिश करते हैं कि वर्ड्स को सेपरेट करें। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास ये वर्ड टोकनाइज की क्लास अवेलेबल होती है। आप इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, विद एनएलटी भी कर सकते हैं और इसके बगैर भी कर सकते हैं डॉट के साथ, और ये भी वही काम करेगा। ये वर्ड्स को अलग करके एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर देगा और वो लिस्ट जो है वो आपने इस वर्ड्स नाम की लिस्ट जो है इसके अंदर इसको सेव कर दिया है। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब अगर आप हर वर्ड को अलग-अलग डील करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो लूप के साथ जो है उसको अलग-अलग भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे अब आपको इसकी आउटपुट जो है नजर आ रही है। यहाँ पे आपके वर्ड जो है उनको सेगमेंट किया गया है, टोकनाइज किया गया है वर्ड्स को। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो टोकनाइजर होते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशली डॉट और कॉमा को भी टोकन के तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां जहां पे सेंटेंस के अंदर डॉट आया है ये उसको भी टोकन के तौर पे जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर स्टिल अभी ये डॉट और ये है इंटायरली वर्ड्स के अंदर जो है ये आइसोलेट नहीं हुआ। कुछ जो ये आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके इस डॉक्यूमेंट के इनसाइड। एनी हाउ, काफी हद तक इसने हमारा प्रोसेस जो है, एक्टिविटी जो है, इसको परफॉर्म कर दिया है और वर्ड्स जो हैं इनको सेपरेट कर दिया है और सेपरेट करके हमने वर्ड्स नाम की लिस्ट जो है
इसके अंदर इसको सेव कर लिया। आगे मूव करते हैं और स्टॉप वर्ड्स की तरफ आते हैं। स्टॉप वर्ड्स जो है इनके रिमूवल की तरफ आते हैं। स्टॉप वर्ड्स जो है पहले आप देख लें जरा कि स्टॉप वर्ड्स जो है अब आपके पास अवेलेबल स्टॉप वर्ड्स है कौन से। तो ये स्टॉप वर्ड क्लास डॉट वर्ड्स और इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स जो है ये आपको रिट्रीव कर देगा और इन वर्ड्स को आप एक लिस्ट के अंदर जो है वो सेव कर लें। हमने यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर जो है इसको सेव कर लिया। अब इन स्टॉप वर्ड्स को अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी जो लाइब्रेरी के अवेलेबल स्टॉप वर्ड्स हैं हम उनको प्रिंट कर रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और इसकी लेंथ हम प्रिंट कर रहे हैं स्टॉप वर्ड्स की और फिर उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं सिंपली स्टॉप वर्ड्स को। तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स अवेलेबल होती है डेटाबेस के अंदर और ये 179 स्टॉप वर्ड्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो आपके पास एक काफी रिच लाइब्रेरी अवेलेबल है यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स की। तो अब आप ये कर सकते हैं कि इन स्टॉप वर्ड्स को सामने रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट को क्लीन कर सकते हैं फ्रॉम दीज स्टॉप वर्ड्स। तो अब आपका अगली टास्क ये है कि हाउ टू रिमूव दीज स्टॉप वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट और फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए ये एक सिंपल सा वन लाइन लूप लिखा गया है। वर्ड फॉर लूप है फॉर वर्ड इन वर्ड्स। तो वर्ड्स आपकी वो एरे है जिसमें आपने वर्ड्स को टोकनाइज किया था। मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा देता हूं कि जिसमें आपने वर्ड्स को टोकनाइज किया था। ये आपकी लिस्ट जो है ये जो यहाँ पे प्रिंट पे भी नजर आ रही है इसका नाम वर्ड्स है। तो आप उसमें से वन बाई वन वर्ड ले रहे हैं फ्रॉम द वर्ड लिस्ट और उन्हीं वर्ड्स को ले रहे हैं विच आर नॉट इन स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड्स आपने रिट्रीव करवा लिए थे पहले ही, तो अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ वही वर्ड्स आपने कंसीडर करने हैं जो कि स्टॉप वर्ड लिस्ट में नहीं है। ओके, तो इस लूप को अगर आप चलाएंगे, आप इस तरह के लूप को पहले भी देख चुके हुए हैं, तो अब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फर्दर प्रोसेस हो जाएगा और इसके अंदर अब स्टॉप वर्ड्स नहीं होंगे। जो स्टॉप वर्ड्स आपने इज एंड आर वगैरह देखे हैं, नॉइज भी जिनको कहा जाता है, वो अब आपके टेक्स्ट में से रिमूव हो जाएंगे। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ वर्ड्स को प्रिंट किया है, इसको पहले भी आपने प्रिंट किया था इसकी लेंथ को। यहाँ पे अब आपने स्टॉप वर्ड्स की लेंथ को प्रिंट किया है जस्ट टू एनालाइज कि बाकी कितने वर्ड्स बचे हैं। तो वर्ड्स को भी प्रिंट कर दें और फिर स्टॉप वर्ड्स को भी प्रिंट कर दें और ये इसका आउटपुट है। मैं जरा इस स्टेट पे चाहूंगा कि आप थोड़ा गौर करिएगा। आपके पास जो टोटल वर्ड्स थे वो 65 थे डॉक्यूमेंट के अंदर और जब आपने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया तो ये 34 रह गए। एक तरह से कोई 50% के करीब जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नॉइज थी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स थे जिनके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं था और जब आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट से रिमूव किया तो आपके पास डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है वो कट होके तकरीबन 50% के करीब जो है वो रह गई है। ओके जी, अब हम आगे मूव करते हैं जरा और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास जो है इसको यूज कर लेते हैं और ये हमें स्टॉप वर्ड्स के बगैर जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस एरे के अंदर रिटर्न करवा देते हैं, उसको प्रिंट करते हैं और अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोस्ट कॉमन टॉप 5 वर्ड्स जो हैं इनको हम ले लेते हैं और फिर इनको प्रिंट कर देते हैं टॉप 5 वर्ड्स को। ओके, अभी पंक्चुएशन मार्क एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्लॉट कर लेते हैं हम टॉप 30 वर्ड्स को। ओके जी, और उसके बाद इस प्लॉट को जो है वो हम शो कर देते हैं प्लॉट डॉट शो के साथ। अब जरा इसके आउटपुट देख लीजिएगा, ये आपके टॉप 5 वर्ड्स हैं उस टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और जब आपने इसको प्लॉट किया तो ये आपको इसका प्लॉट जो है नजर आ गया। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स हैं तो इसलिए आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके जी, आगे मूव करते हैं और सेकंड एग्जांपल जो है इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम जरा थोड़ा डिफरेंट करने जा रहे हैं। अभी तो खुद ही हमने एक स्ट्रिंग बना ली थी, तो अभी ऐसा करते हैं कि वेब से हम डेटा जो है इसको रीड करते हैं और जिसको हम वेब स्क्रैपिंग भी कहते हैं क्विकली। बेसिकली हम ये करेंगे कि ये जो NTU का वेब पेज है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया पेज जो है, इसको हम रीड करते हैं और इसके टेक्स्ट को डिफरेंट तरीकों से हम प्रोसेस करते हुए
इसके जो टेक्स्ट एनालिसिस जो है इसको परफॉर्म करते हैं। लेट्स डू दिस एक्टिविटी क्विकली। इसके अंदर वही हम टोकनाइज स्टॉप वर्ड्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम क्लास एक इंपोर्ट कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फेमस क्लास, जिसको ब्यूटीफुल सूप कहा जाता है। ब्यूटीफुल सूप जो है ये एक बड़ी पावरफुल क्लास है जो कि इस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, BS4 मॉड्यूल के अंदर। ये जो है ये अक्सर स्क्रैपिंग के लिए यूज होती है और डिफरेंट तरह के जो टेक्स्ट है, HTML टेक्स्ट है, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसमें टैग्स वगैरह रिमूव करने के लिए काफी इसको कंसीडर किया जाता है। ये काफी पावरफुल क्लास है जिसको अभी आप देखेंगे, हम कुछ देर में जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे ये हमें URL IB रिक्वेस्ट यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी और यहाँ पे अब हमने URL IB रिक्वेस्ट URL ओपन के साथ ये एड्रेस दे के हमने इसको ओपन कर लिया और इसका जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हमने रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो सेव कर दिया। ओके, उस पे रिस्पॉन्स डॉट रीड के साथ हमने जो सारे के सारा HTML पेज है उसको रीड कर लिया। टैग्स वगैरह जो जावा JSP कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड, उसके साथ इस सारे को जो है वो हमने रीड कर लिया, इसको प्रिंट कर दिया और इसकी लेंथ को प्रिंट कर दिया। अब ये काफी बड़े साइज का डॉक्यूमेंट है, जब ये प्रिंट होगा तो इसका काफी बड़ा साइज होगा। मैं सिर्फ नीचे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें टोटल लेंथ जो है यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स जो है इसकी नजर आ रही है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो आप देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा है, 100,000 से ज्यादा है। जो हमने ये जो पूरा पेज जो है HTML पेज जो है इसको हमने रीड किया है। थोड़ा सा इसको प्रोसेस कर लेते हैं। इसको प्रोसेस करने के लिए ये ब्यूटीफुल सोप के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। HTML पेज है और इसके लिए हम HTML5 लाइब्रेरी जो है इसको यूज करते हैं और ये HTML इसको पास कर देते हैं। वो जो HTML में आपका डॉक्यूमेंट सेव था प्रीवियस, इसको हम पास कर देते हैं और ये हमें रिटर्न कर देगा इसका सूप, और इस सूप में से हम टेक्स्ट जो है इसको गेट कर लेते हैं और स्ट्रिपिंग जो है इसको ट्रू करके टेक्स्ट जो है इसको रिट्रीव करवा लेते हैं और अब हम इस टेक्स्ट को जो है प्रिंट कर देते हैं, इसकी लेंथ को भी प्रिंट कर देते हैं। अब जरा गौर करिएगा, काफी बेहतरी आ गई है और 1 लाख से आपका टेक्स्ट जो है वो तकरीबन 20,000 तक जो है वो रिड्यूस हो गया है। ओके, फर्दर थोड़ा और प्रोसेस कर लेते हैं और इसके ऊपर हम टेक्स्ट डॉट स्प्लिट जो है इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे फर्दर ये स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है और इसके हर एक वर्ड को जो है वो स्प्लिट करने के लिए हम इसको एक लूप की फॉर्म में जो है वो सेपरेट करके वर्ड जो है उनको फर्दर जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। ये एक तरह से टोकनाइजेशन का काम हो रहा है, तो आप इसको वर्ड टोकनाइज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कि ये HTML पेज है तो इसकी बेस्ट ये फंक्शन जो स्प्लिट का अवेलेबल है ये ज्यादा बेहतर तरीके से जो है इसको टोकनाइज कर देता है, वर्ड्स को सेपरेट कर देता है। अब हमने इसमें से स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर दी, एग्जैक्टली जो कोड आपने प्रीवियसली देखा था, और प्रिंट कर दिया वर्ड्स को और प्रिंट कर दिया वर्ड्स को विदाउट स्टॉप वर्ड्स, और अब इनकी दोनों की लेंथ जो है इनको हमने प्रिंट कर दिया। नीचे जाके जरा लेंथ पे गौर करिएगा कि जब आपने इसको टोकनाइज किया तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 20,000 वर्ड्स से पहले अब वो कोई 1,000 प्लस के करीब वर्ड्स रह गए हैं, और जब आपने इसमें स्टॉप वर्ड रिमूव किए तो तकरीबन 1,000 के करीब या 1,000 के करीब आपके पास वर्ड जो है वो रह गए हैं इस HTML पेज के। अब आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कर लें और वही काम करें, टॉप 5 वर्ड्स डिस्प्ले कर दें, फिर इसको प्लॉट कर दें। और अब इंटरेस्टिंगली आपके जो टॉप 5 वर्ड्स आए हैं, NTU के विकिपीडिया पेज में एक इंजीनियरिंग 32 टाइम्स आया है, यूनिवर्सिटी 25 टाइम आया है, टेक्सटाइल 24 टाइम आया है, इंस्टीट्यूट 18 टाइम आया है और टेक्नोलॉजी 13 टाइम आया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरीके से वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को स्क्रैप करके उसमें से नॉइज को रिमूव किया आहिस्ता आहिस्ता से, और फिर हमने उसको जो है वो एक अप्रोप्रिएट शेप या फॉर्म के अंदर जो है उसको हम लेके आए। तो अब जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये टॉप 30 वर्ड्स जो हैं ये आपको प्लॉट हुए यहाँ पे नजर आ जाएंगे। एक और भी तरीका एग्जिस्ट करता है प्लॉट करने का, मैं चाहूंगा कि आप वो भी जरा खुद से परफॉर्म करिएगा। उसको हम वर्ड क्लाउड कहते हैं। आप वर्ड को डिफरेंट साइजेस के अंदर जो है वो आप क्लाउड कर देते हैं, तो आपकी लैब के अंदर भी एक एक्सरसाइज होगी कि आप जरा इसको इंटरनेट से सर्च करके इसका वर्ड क्लाउड जो है वो बनाएं और उसका एनालिसिस जो है वर्ड क्लाउड एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करें। ओके जी, ये 2 सिंपल एप्लीकेशंस थी आपके सामने। इसमें एक तो हमने
स्ट्रिंग की फॉर्म में एक टेक्स्ट लिया और उसको थोड़ा क्लीन किया, प्री प्रोसेस किया, फिर हमने एक वेब पेज को स्क्रैप करके उसको वर्ड्स वगैरह को सेपरेट करके उसको थोड़ा क्लीन करके फिर उसका थोड़ा हमने एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर ये एक एक्टिविटी होती है जिसको हम वर्ड नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। वर्ड नॉर्मलाइजेशन जो है ये बेसिकली दो मेन एक्टिविटीज के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। एक जिसको हम स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन कहते हैं। ये दो मेन एक्टिविटीज होती हैं। स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन जो है ये चूंकि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्ड जो हैं उनको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं और उन वर्ड्स को उन फॉर्म्स में से खत्म करके उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आना, इस प्रोसेस को हम स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन कहते हैं। तो जो उनकी इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स होती हैं या डेरिवेशनल फॉर्म्स होती हैं उनको रिड्यूस करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, जिसको लेमास भी कहा जाता है, मतलब उसके लेमास बनाना जो है, इस प्रोसेस को हम लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। जैसे अगर वर्ड्स हैं एम आर इज, तो इसको हम बी में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे वर्ड्स हैं डॉग, डॉग्स, डॉग्स या डॉग्स, तो ये अल्टीमेटली इस डॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास सेंटेंस है द बॉयज डॉग्स आर डिफरेंट साइजेस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा द बॉय डॉग बी डिफरेंट साइज। तो उनके आगे जो प्लूरल फॉर्म है, ये इस तरह की सारी फॉर्म जो है वो रिमूव हो जाएंगी। इसके ऊपर अब हम टाइम काफी ज्यादा हो गया है आपके लेक्चर का, तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।